हमने पढ़ा था हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय के कौन कौन से भाग हैं, उनका प्रादेशिक विभाजन क्या है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो आपके क्रिटेशियस टाइम से हुई है। मेसोजोइक के क्रिटेशियस टाइम में अफ्रीका और भारत जो आपका भारतीय प्लेट है दोनों एक पास में थे। तो क्रिटेशियस टाइम में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत के बाद, सागर नितल प्रसरण मतलब क्या होता है, संबंधी धाराएं निकलती हैं और प्लेटों को दूर करती है। वहाँ पे अपसरण क्षेत्र होता है जिसकी वजह से अफ्रीका से अलग होकर आपका भारत या भारतीय प्लेट जो है उत्तर की दिशा में खिसक रहा है और आगे यूरेशियन प्लेट से टकराता है और तथित सागर में भूसन्नति होती है जिसके फलस्वरूप हिमालय या नवीन बलित पर्वत का निर्माण होता है। और हिमालय जो है आपका सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक उदाहरण है। ठीक है, हिमालय को जो है बृहद हिमालय, एक तो ट्रांस हिमालय में बांटा जाता है, सबसे पुराना भाग जो होता है उसका ट्रांस हिमालय है। उसके बाद हिमालय के तीन और भाग है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या सिकुमलेशन हिमालय मतलब बोलते हैं, और लास्ट वाला है शिवालिक हिमालय। इनका निर्माण भी अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है। ठीक, जिसमें आपका सेनोजोइक ईरा आता है। ठीक है, सेनोजोइक को भी कई भागों, दो भागों में बांटा गया है, दो पीरियड में बांटा गया है। एक तो था आपका टर्शियरी, दूसरा है क्वार्टरनरी। तो टर्शियरी में हमने पढ़ा था कौन कौन से, पेलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, 5 भागों में पढ़ा है। जिसमें से आपका इओसीन और पेलियोसीन में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है वो क्रम से देखेंगे तो आपका पेलियोसीन और इओसीन में किसका निर्माण होता है, ट्रांस हिमालय का होता है। उसके बाद आपका ओलिगोसीन आता है, ओलिगोसीन में आपका बृहद हिमालय का निर्माण होता है। ओलिगोसीन के बाद मायोसीन में आपका मध्य हिमालय या लेशर हिमालय जो बोलते हैं, लघु हिमालय का निर्माण होता है। और लास्ट में आपका क्या है, प्लायोसीन में जो आपका शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। अर्थात जो हिमालय के भाग आपको पार्ट बताए गए हैं, सबसे नवीन जो है कौन सा है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है इन सभी हिमालयों में सबसे नवीन हिमालय है। ठीक है, इसके बाद अगला जो था क्वार्टनरी है। क्वार्टनरी को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है प्लीस्टोसीन, दूसरा था होलोसीन। ठीक है, प्लीस्टोसीन में हमें पढ़ना है कि जो उत्तरी मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, उनका निर्माण जो होता है उत्तरी मैदानी भाग, ये आपका जो पूरा प्रदेश दिखाई देगा यहाँ से लेके यहाँ पर, ठीक है, उत्तरी मैदानी भाग, इनका निर्माण जो होता है वो प्लीस्टोसीन, सेनोजोइक के प्लीस्टोसीन टाइम में हुआ है। कौन सा समय हुआ है, सेनोजोइक के क्वार्टररी के प्लीस्टोसीन में हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों पूछा था, चाहे आपको प्लीस्टोसीन में लिखा आएगा या आपका क्वार्टररी भी लिखा मिलता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मैदानी भाग और हिमालय, इनके निर्माण का भी आधार पूछा जाता है कि कौन पहले हुए हैं कौन बाद में हुए हैं। तो आपका मैदानी भाग का निर्माण जो है वो बाद में हुआ है, अर्थात प्लीस्टोसीन युग जो है बाद में आता है। और अभी क्वेश्चन भी आया था आपका कल्प महाकल्प युग, ये अरेंज करने के लिए था, सिंपल था, मतलब कर सकते थे। ठीक है, तो जो उत्तर भारत का मैदानी भाग, उत्तर मैदानी भाग होता है, सिर्फ क्वार्टरनरी को 2 पार्ट में बांटा ना, एक प्लीस्टोसीन और होलोसीन है। होलोसीन जो आपका उत्तरी मैदानी भाग है, ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और इसकी जो लंबाई है टोटल 3200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसकी टोटल लंबाई अगर देखेंगे मैदानी भाग का, तो टोटल यहाँ पंजाब से लेके आपका ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। तो इसकी लंबाई जो है अधिक है, लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 3200। जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो फैला हुआ है। आपका विंध्य हिमालय जो है ना उसके ऊपर तक पूरा फैला हुआ है। तो इसकी चौड़ाई लगभग में कितनी है, 150 से 300, जबकि लंबाई इसकी जो है 3200 किलोमीटर है। और इसमें जो उच्चावच होती है, मतलब ऊंचाई, उच्चावच मतलब क्या, ऊंचाई में अंतर। ठीक है, उच्चावच जो है इसमें काफी कम अंतर पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा ऊंचा है और कहीं पे कम ऊंचा है। ठीक है, उच्चावच में भी 50 से 150 मीटर का ही डिफरेंस पाया जाता है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 3200 किलोमीटर लगभग में है। ठीक है, लगभग 3200 किलोमीटर, ये लगभग का सिंबल है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट का। और इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 150 से 300 किलोमीटर है। और इसकी जो उच्चावच है या ऊंचाई बोल सकते हैं, उच्चावच इसकी सागर तल से, उच्चावच में से कहाँ से मेजर की जाती है, सागर तल से मेजर की जाती है। और भारत में सागर तल का कहाँ से किया है, चेन्नई से किया जाता है। ठीक है, इसकी उच्चावच कितनी है, ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर है। ठीक
ठीक है। 50 से 150 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई या उच्चाव से इसका देखा जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है उत्तरी मैदानी भाग का निर्माण जो होता है, हिमालय जितनी भी हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, मैक्सिमम तो किससे हुआ है? हिमालयी नदियों से हुआ है। हिमालय यहाँ पर स्थित है और इसके दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भाग जो है आपका हिमालय के अपेक्षा की क्या सबसे स्थिर भाग माना जाता है। तो प्रायद्वीपीय हिमालय, और जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो प्रायद्वीपीय हिमालय को दक्षिण की दिशा में बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो जब हिमालय प्रायद्वीपीय भाग एक स्थिर भाग है, ठोस भाग है माना जाता है, तो वो स्थिर भाग है। जब ऊपर से हिमालय का निर्माण हो रहा था, वलित पर्वत का निर्माण हो रहा था, तो दोनों पीछे की तरफ हिमालय का जैसे उधर यूरेशियन प्लेट से टक्कर मारती है, ऊपर से यूरेशियन प्लेट टक्कर मारेगी, तो हिमालय जो है पीछे की तरफ दक्षिण की दिशा में बढ़ रहा था। तो जैसे प्रायद्वीपीय भारत जो है आपका रोकता है, प्रायद्वीपीय पठार जो है हिमालय की को दक्षिण में आने से रोकता है। तो हिमालय के दक्षिण में एक अग्रगर्त दिखाई देता है, 4 डीप दिखाई देता है। तो जो 4 डीप बनता है प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे पूरा प्रायद्वीपीय भारत है और हिमालय, तो उस प्रायद्वीपीय भारत में बना हुआ जो अग्रगर्त होता है या 4 डीप होता है या जियोसिंक्लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें नदियों द्वारा जो हिमालयी नदियाँ होती हैं वो अवसाद लाती हैं। अवसाद में मतलब वही पत्थर के टुकड़े होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे पानी के द्वारा घर्षण होते होते बारीक पत्थर बजरी में बदल जाते हैं, ठीक है। तो हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ही आपके मैदानी भाग का निर्माण होता है। तो मैदानी भाग जो बना कोई खाली स्थान था, पहले अग्रगर्त था, हिमालय के दक्षिण में अग्रगर्त दिखाई देता है, और इधर आपको प्रायद्वीपीय भारत था, इसके बीच में खाली स्थान था। उस खाली स्थान को धीरे भरने में टाइम लगा है, और ये पूरा समय जो लगा प्लीस्टोसीन टाइम में हुआ है। कौन से समय में हुआ? प्लीस्टोसीन टाइम में हुआ है। हिमालय की नदियाँ द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से ही मैदानी भाग का निर्माण होता है, ठीक है। इनका निर्माण किससे होता है? हिमालयी नदियों के लाए गए अवसादों के निक्षेप से। ठीक है, इनका निर्माण जो होता है हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। और ये अवसाद कहाँ पे इकट्ठा होते हैं? हिमालय के दक्षिण में जो अग्रगर्त बना हुआ था, अग्रगर्त किसकी वजह से बना था? प्रायद्वीपीय भाग स्थिर है और उधर से हिमालय आपस में टकराते हैं दोनों, तो वो दक्षिण में आने से रोकता है। तो हिमालय के सामने एक खाई या गर्त दिखाई देता है, उस गर्त को धीरे धीरे हिमालयी नदियाँ अवसाद लाकर जमा करती जाती हैं। और ये समय जो है प्लीस्टोसीन का टाइम है। प्लीस्टोसीन समय में ये काम हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपको मैदानी भाग दिखाई देगा। अब मैदानी भाग जो है लगभग इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 3200 किलोमीटर है। इसमें उच्चावच और भौगोलिक स्थलाकृति के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। जैसे हिमालय के दक्षिण में चलेंगे और इनको जो है एक तरह से देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण में बांटा गया, ठीक है, भौगोलिक स्थलाकृति जैसी होगी। अब हिमालयी नदियाँ ऊपर से आ रही है तो अपने साथ क्या क्या लाएंगे? कंकड़ पत्थर ये सब लेके आएंगे, निक्षेप लेके आती है। तो जो शुरुआती क्षेत्र होगा या शुरुआती प्रदेश होगा, वहाँ पे कंकड़ पत्थर का आकार क्या होगा? अपेक्षाकृत बड़ा होगा, क्योंकि नदियाँ लाएंगी तो अब वो ऊपर से ला रही है तो फिर उनके आकार पहले तो बड़ा था, फिर वो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो घर्षण ज़्यादा होगा, नदियों के द्वारा जल के द्वारा घर्षण होता है ना, तो घर्षण ज़्यादा होगा तो फिर जो बजरी है या पत्थर है उनके आकार में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो जैसे जैसे दक्षिण में आएंगे कड़ों का आकार क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा। तो ये आपका हिमालय क्षेत्र था, शिवालिक वाला। शिवालिक के दक्षिण, शिवालिक तो हम बृहद हिमालय के बाद आपका मध्य हिमालय के बाद शिवालिक पड़ते हैं, तो हिमालय का एक पार्ट है। उसके बाद के जो क्षेत्र दिखाई देंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं? मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। तो आपका शिवालिक के गिरिपादी क्षेत्र, गिरि मतलब क्या होता है? पर्वत, पर्वत के पाद मतलब कि उसके नीचे के जितने भी क्षेत्र होते हैं जो लगभग 8 से 15 किलोमीटर के रेंज में फैले हुए हैं। उसकी चौड़ाई अगर देखी जाए तो कितनी है? 8 से 15 किलोमीटर है। और उस क्षेत्र में जो पत्थर के आकार होते हैं या बजरी जो होता है पत्थर होता है, उनके आकार अपेक्षाकृत क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जब बड़े पत्थर होंगे, मतलब जो कंकड़ पत्थर या बजरी होगी उनके आकार अगर बड़े होंगे, तो जो छोटी नदियाँ होंगी वो उसमें जब प्रवाहित होंगी तो उसमें विलीन हो जाएगी। आपने घर पे देखा होगा, अगर पत्थर बहुत ज़्यादा हो उसमें पानी डालो तो पानी नीचे से निकल जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो भाबर में जितनी नदियाँ होती हैं वो दृश्यमान, मतलब छोटी नदियाँ जो होती है अधिकतर वो दृश्यमान नहीं होती, दिखाई नहीं देती है। भाबर में जो नदियाँ होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। पूछा जाता है कि जो भाबर में दिखाई न देने वाली नदियाँ होती हैं वो कहाँ पे जाकर दिखाई देती हैं? तो वो तराई क्षेत्र में वापस आके दिखाई देती हैं।
या नदियाँ कौन से मैदानी भाग में दृश्यमान नहीं होती हैं? तो भाबर के मैदान में जो नदियाँ होती हैं, कंकड़ पत्थर का आकार वहाँ पे ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से नदियों का जल जो है प्रवाहित होता है। छोटी नदियाँ जो होती हैं अधिकतर जब प्रवाहित होती हैं तो उनका क्या होता है, जल नीचे पत्थर कंकड़ के नीचे से आगे प्रवाहित होते हुए तराई क्षेत्र में जाकर दृश्यमान होता है। तो कौन सा ऐसा मैदानी भाग का क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ दृश्यमान नहीं होती? तो भाबर होता है। और ये दृश्यमान जो नदियाँ जो दृश्यमान नहीं है वो जाके आगे तराई क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, तब इसको भौगोलिक स्थलाकृति और उच्चावच के आधार पे जो है भाबर हो गया, तराई हो गया, फिर आपके जलोढ़ मैदान में बांगर और खादर के भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है, भौगोलिक स्थलाकृति के आधार पर एक तो आपका है भाबर, दूसरे नंबर पे आता है तराई, तीसरा जो मैदान आपको दिखाई देता है वो बांगर होता है, और चौथा आपका है खादर। ठीक, भाबर क्या है? भाबर जो होता है शिवालिक के गिरिपादी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये शिवालिक का गिरिपादी क्षेत्र होता है। और ये भाबर का मैदान आपका सिंधु से लेकर, कहाँ से, यहाँ पे सिंधु नदी जाती है, ठीक है, सिंधु नदी से लेके यहाँ पे श्रीलंका में आपको तीस्ता नदी दिखाई देती है। ये सिंधु नदी है, सिंधु से लेके भाबर का पूरा इस क्षेत्र में, मतलब यहाँ तक फैला, ब्रह्मपुत्र तक बोल सकते हैं। भाबर का मैदान जो शिवालिक का क्षेत्र तक आता है ना, तो यहाँ पे सिंधु के बाद आपको ब्रह्मपुत्र दिखाई देता है आपको, तो यहाँ तक फैला हुआ है। कहाँ से? सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक के मैदान में गिरिपादी क्षेत्र, शिवालिक के गिरिपादी क्षेत्र, जहाँ भी शिवालिक पर्वत पाया जाएगा उसके गिरिपादी क्षेत्र में आपका क्या है, भाबर का मैदान दिखाई देता है। इसकी चौड़ाई जो है कितनी है? लगभग 8 से 15 किलोमीटर लगभग में है। कितनी चौड़ाई इसकी? तो ये शिवालिक के गिरिपादी क्षेत्र में है। शिवालिक के गिरिपादी क्षेत्र में है। दूसरा, इसकी चौड़ाई जो है लगभग 8 से 15 किलोमीटर में है। और इसकी चौड़ाई जो देखने को मिलती है वो पश्चिम में ज़्यादा होती है। चौड़ाई इसकी कहाँ पे ज़्यादा है? तो भाबर की चौड़ाई, याद रखना कि भाबर की चौड़ाई जो है आपको पश्चिमी भाग में ज़्यादा दिखाई देती है, जबकि पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत कम होती है। तो इनकी चौड़ाई भी पश्चिम में क्या है? अधिक है, पश्चिम में अधिक, जबकि पूर्व में क्या है? कम होती है। इसको भी याद रखो। भाबर क्षेत्र जो होता है किससे बना होता है? ये हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी से इनका निर्माण होता है। ठीक है, जो भी निक्षेप होते हैं उनका आकार जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है? बड़ा होता है। तो निक्षेप क्या है? पत्थर है, कंकड़ है, बजरी है। इनके निक्षेपों का आधार जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे घर में जब घर बनता है तो कुछ छोटे पत्थर भी बजरी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। ठीक है, सड़कों के निर्माण टाइम देखते हो ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। अगर उन बड़े पत्थरों के बीच में से नदियाँ निकालो तो पानी डालो, पानी तो दिखाई नहीं देगा, नीचे से प्रवाहित होकर आगे निकल जाएगी। फिर जहाँ पे भी आपको पतला छोटा छोटा पत्थर या महीन पत्थर दिखाई देंगे तो वहाँ पे दिखाई देने लगती है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस क्या होता है? कम हो जाता है। जब स्पेस कम होगा तो वो फिर ऊपर दृश्यमान होने लगेंगे। भाबर में क्या ये कैसे होते हैं? पथरीली, यहाँ पे कंकड़, पत्थर, पथरीली वाला पत्थर हो गया, ठीक, बजरी इत्यादि होते हैं। ठीक है, भाबर का जो निर्माण हुआ है हिमालयी नदियों के द्वारा ही होता है, बट उनके जो पत्थर के आकार होते हैं वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, जिससे भाबर में जो नदियाँ होती है, छोटी नदियाँ होती है, क्या होती है? दृश्यमान नहीं होती है। या छोटी नदियाँ दृश्यमान नहीं होती, अब विलीन हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इनकी चौड़ाई और
किधर कम है किधर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है, ठीक है। भावर वाले क्षेत्र में चौड़ाई किधर है और इनकी मतलब किधर ज़्यादा है किस साइड में कम है। तो पश्चिम साइड में ज़्यादा होती है जबकि पूर्व साइड में ये कम है। ये आपका शिवालिक वाला गिरपादी क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र। इसके दक्षिण में जो मैदान होंगे वो पूरा किसका होगा, भाबर का होगा। कितना, 8 से 15 किलोमीटर के रेंज में ये पूरा मैदानी क्षेत्र आएगा, 8 से 15 किलोमीटर। दूसरा क्या है, तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र का निर्माण वो इसी सेम हिमालय नदियों के द्वारा ही होता है, लेकिन दूरी अधिक तय करने की वजह से नदियों द्वारा पत्थर जो एक स्थान से हिमालय से आ रहे हैं शिवालिक से, वो जब दूरी अधिक तय करते हैं तो उनकी कड़ों का आकार जो होता है पीछे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जो नदियां यहाँ पे भाबर में दृश्यमान नहीं थी अर्थात विलीन हो चुकी थी, वो अब तराई क्षेत्र में दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो भाबर की विलीन नदियां, भाबर में जो विलीन नदियां थी वो दृश्यमान होती है कहाँ पे, तराई क्षेत्र में दृश्यमान होने लगती है। तो पहला तो यही याद रखना। और दूसरी चीज क्या है, ये भाबर के दक्षिण में स्थित है। तराई कहाँ पे है, भाबर के दक्षिण में स्थित है। भाबर का क्या है, ये तो एक तो भाबर के दक्षिण में स्थित है, ठीक। और भाबर में विलीन नदियां दृश्यमान होती है। जो भी भाबर की नदियां दृश्यमान नहीं थी अर्थात विलीन हो चुकी थी उस क्षेत्र में, छोटी नदियां, वो तराई क्षेत्र में दिखाई देने लगती है, ठीक है। इनकी चौड़ाई देखा जाए तो ये लगभग तराई मैदान की जो चौड़ाई होती है लगभग 15 से 30 किलोमीटर होता है। कितना चौड़ाई होता है इनका, चौड़ाई इनका लगभग 15 से 30 किलोमीटर होता है, ये लगभग में है, ठीक है। और इनकी चौड़ाई जो होती है पूरब में अधिक होती है, जबकि भाबर का क्या पढ़े थे, पश्चिम में अधिक होती है। और इनका क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ये दोनों, ठीक है। अगर इनकी चौड़ाई, एक की चौड़ाई जो है पश्चिम भाग में ये भाबर का हो गया, पश्चिम में ज़्यादा थी, पूरब में कम है। जबकि तराई का जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये इस वाले क्षेत्र में तराई होगा आपका और ये भाबर का है, ठीक है। इसकी पूरब में क्या है, चौड़ाई कम है, जबकि तराई की पूरब में चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। तो चौड़ाई देखा जाए तो पूर्व में क्या है, अधिक है। ये याद रखना, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो होता है इसी में होता है कि चौड़ाई किधर कम है किधर ज़्यादा है, ये तो याद हो जाता है, ठीक है। और जबकि पश्चिम में क्या है, चौड़ाई की कम है। इसका कारण क्या है कि जो नदियां हैं यहाँ पे, जो भी नदियां हैं वो आती तो हैं, उसके अलावा एक और रीजन भी होता है, नदियों के द्वारा जो लाए गए अवक्षेप या मतलब अवसाद होते हैं उनका निक्षेपण तो हो रहा है, उसके अलावा इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है। जो पूर्वी भाग होता है, पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षाकृत वर्षा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र का जो चौड़ाई है अर्थात हमेशा ये कैसे होते हैं, नमी युक्त होते हैं। तराई वाला तराई घर पे जब नया घर बनता है तो बोलते नहीं है तराई करना, ठीक है। तराई का मतलब क्या है, नमी युक्त मृदा। तो तराई की एक खास क्वालिटी क्या है कि नमी युक्त मृदा भी होते हैं, ये देखिए दलदली मृदा या नमी युक्त मृदा बोलते हैं। तो जिस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होगी तो दलदली भूमि या तराई क्षेत्र जो होंगे उस क्षेत्र, तराई भूमि जो होगा उस क्षेत्र में अधिक होगा। तो इस क्षेत्र में आपको पूर्व साइड में वर्षा का जो वर्षा होता है वो अधिक होता है, इसलिए इनकी चौड़ाई जो होती है वो ज्यादा होती है। और ये आपके सिंधु से लेकर तीस्ता तक फैले हुए हैं। कहाँ तक है इनकी जो चौड़ाई है, सॉरी इनका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, सिंधु से लेके तीस्ता तक इनकी चौड़ाई लंबा चौड़ाई है, ठीक है, सॉरी लंबाई बोलेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी क्या है, लंबाई है, सिंधु से लेकर तीस्ता तक, ठीक है। और इस क्षेत्र में आपको चौड़ाई ज़्यादा दिखाई देती है। बिहार वगैरह क्षेत्र में, जो बिहार है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इनकी चौड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में इनकी चौड़ाई क्या होती है, अपेक्षाकृत कम हो जाती है। कहाँ से कहाँ तक है ये, सिंधु से लेकर तीस्ता तक। तो अब बताओ तीस्ता नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, जम्मू से निकलती है। किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब एक स्टेटमेंट है, आप बताओ, ठीक है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, उसका मुहाना अरब सागर है। तीस्ता नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। बताओ कितने सही है, एक और स्टेटमेंट, गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। बताओ तीनों सही है।
तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है ना, तो बंगाल की खाड़ी उसका मुहाना है। हाँ, तो कहाँ पे मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। उसका मुहाना अगर पूछा जाए तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है, न कि बंगाल की खाड़ी है। ठीक, ध्यान रखना। और जेमू ग्लेशियर से निकलती है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक, और तीस्ता नदी को जो है सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, और सिक्किम में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं, विधानसभा सीटें? टोटल 32 सीटें हैं। कितनी विधानसभा सीटें कितनी हैं? 32। और ये सिंधु से आपका तीसरा तक का तराई क्षेत्र फैला है। अगला देखते हैं जो बांगर का क्षेत्र होता है, क्या है? बांगर। बांगर और खादर दो पड़ते हैं। ठीक है, जो भी नदियां होती हैं, ठीक है, अगर नदियों के द्वारा लाए गए जो भी मृदा अवसाद होते हैं उनके कणों का आकार क्या होता है? इस क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते उनका आकार जो होता है बहुत छोटा हो जाता है, अर्थात वो जलोढ़ मृदा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉप मृदा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? कॉप मृदा बोलते हैं। ठीक है, इसे कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, एल्युवल सॉइल, इसको बोलते हैं एल्युवल सॉइल या कछारी मृदा, जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपका बांगर क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र का अगर उच्चावच देखा जाए तो खादर की अपेक्षाकृत क्या होता है? ज्यादा होता है। इसकी ऊंचाई क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो नदियों का जल होता है वो बांगर क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है। बांगर क्षेत्र में नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है, अर्थात वहां की जो मृदा होगी कैसा होगा? पुरानी जरूर होगा। इसीलिए बांगर मृदा को हम क्या बोलते हैं? पुरानी जरूर। अब नदियों का जल नहीं पहुंच पा रहा है, पुरानी मृदा है, तो उपजाऊपन धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा? कम होता जाएगा। जैसे आपने स्लैश एंड बर्न सुना होगा, कर्तन दहन प्रणाली या झूम कृषि। तो उसमें जब खेत जंगल को काट के एक बार खेत का इस्तेमाल कर, जो भी जंगल है उसका इस्तेमाल कर लिया जाता था खेत के रूप में, तो जैसे जैसे उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है, उस जो भी वो क्षेत्र है या खेत है उसको छोड़ के वो अगले क्षेत्र में चले जाते हैं। तो बांगर मृदा में वही स्थिति है कि नदियों का जल यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। अपेक्षाकृत ये क्या है? कम उपजाऊ। अगर खादर की अपेक्षाकृत पूछा देखा जाए तो ये कम उपजाऊ होते हैं। और यहाँ पर जो लवणी और क्षारीय मृदा होती है उसको रेह और कल्लर के नाम से जाना जाता है। जो बांगर में लवणी और क्षारीय मृदा दिखाई देती है उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। एक तो होता है रेह और दूसरा होता है कल्लर होता है। ठीक, बांगर को हम किस नाम से जानते हैं? पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको हम पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। और जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा लाए अवशेष के निक्षेपण से होता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होता है? नदियों का जल अधिक ऊंचाई होने के कारण नदियों का जल इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता। और ये मृदा जो होती है इसकी लवणी और क्षारीय मृदा को हम रेह और कल्लर के नाम से जानते हैं। अलग अलग नाम होते हैं, एक तो रेह होता है और कल्लर होता है। ये क्या है? क्षारीय और लवणी मृदा होती है। बांगर क्षेत्र की जो क्षारीय और लवणी मृदा होती है, ठीक है, इसको याद रखना, पूछा जाता है कि रेह और कल्लर क्या होता है। ये लवणी और क्षारीय मृदा होती है जो कहाँ पे बनती है? बांगर क्षेत्र में बनती है, और यहाँ पे नदियों का जल नहीं पहुंच पाता। इसी बांगर मृदा को, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम बलथर मृदा भी बोलते हैं बिहार वगैरह क्षेत्र में। ठीक है, बलथर हो गया। और अगर पंजाब में जाते हैं, ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में जो अनुर्वर भूमि होती है, अनुर्वर क्या होता है? जो रेह और कल्लर होता है, इसी को हम बांगर बोल रहे हैं। तो बांगर मृदा जो होती है कम उपजाऊ होती है, और पंजाब में इसको जो है बैडलैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंजाब के मैदान में जो होता है बांगर मृदा को बैडलैंड कहा जाता है, अनुर्वर भूमि। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पंजाब में बैडलैंड बोलते हैं या अनुर्वर भूमि के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में अधिकतर जो खेती की जाती है वो गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, घास, सरसों वगैरह हो गया, ठीक है, चना इत्यादि की खेती की जाती है। गेहूं, गन्ना, सरसों, जो भी मोटे अनाज होते हैं लगभग इन्हीं क्षेत्र में, बांगर वाले क्षेत्र में इनकी खेती की जाती है।
ठीक है। ये कृषि क्षेत्र के लिए क्या होता है, उपयोगी कम होते हैं अपेक्षाकृत, क्योंकि इनका उपजाऊपन कम होता है, इसलिए कृषि के लिए क्या है, खादर के अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं। अगला क्या है, खादर। इनको जो है खादर मृदा जो होती है, इनका निर्माण जो होता है अपेक्षाकृत इन सब में क्या है, नवीन है। ठीक है, नदियों के दाल लाएगा जो भी अवक्षेप होते हैं या जो भी निक्षेपण है, उन अवसादों के निक्षेपण से खादर मृदा का निर्माण होता है। और खादर मृदा जो होती है अपेक्षाकृत क्या है, नवीन है। यहाँ पर ऊंचाई कम है, बांगर के अपेक्षाकृत क्या होता है, ये ऊंचाई वाले कम ऊंचाई वाले उच्चावच वाले होते हैं, तो यहाँ पे नदियों का जो जल है वो समय समय पे पहुँचता रहता है। तो नदियों के जल अगर पहुँच रहे तो उनके साथ अवसाद भी पहुँचेगा, अवसाद वहाँ पे निक्षेपित होगा, तो जो मृदा बनेगी वो कैसी रहेगी, नवीन जलोढ़ मृदा रहेगी। और जहाँ पे भी आपको खाद या नवीन जलोढ़ मृदा दिखाई देगी, उस क्षेत्र में क्या होगा, वो कृषि ज़्यादा होगी, अर्थात वो उपजाऊ अधिक होती है। ठीक है, तो बांग्ला वाला जो क्षेत्र होता है उसकी अपेक्षाकृत खादर जो भूमि होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। कारण क्या है कि यहाँ पे नदियों का जल समय समय पर पहुँचता रहता है, अर्थात ये मृदा हमेशा नवीन बनी रहती है। ठीक है, जो भी अवसाद होते हैं जो लाए जाते हैं उसमें उपजाऊपन क्या होता है, ज़्यादा, मतलब उर्वरता क्या होती है, एक तरह से ज़्यादा होती है। इनको नवीन जलोढ़ मृदा बोला जाता है। इनकी उच्चावच क्या होती है, उच्चावच अपेक्षाकृत कम होता है। और यहाँ पे नदियों का जल जो है पहुँचता रहता है, मतलब उच्चावच कम होने के कारण नदियों का जल पहुँचता है। नदियों के जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनको हम खादर मृदा जो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ जो खादर, नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है इसको हम कॉप मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नवीन जलोढ़ को जो है कॉप मृदा के नाम से जानते हैं। और ये अगर अधिक, इसकी उर्वरता क्या होती है, अधिक होती है। ये भी इसकी उर्वरता जो होती है क्या होती है, इसकी उर्वरता जो होती है अधिक होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, कृषि उपयोगी होता है। कृषि के लिए क्या है, उपयोगी मृदा है। और इसी मृदा को जो है कॉप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है कॉप मृदा के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसे कॉप मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अगला विभाजन जो है वो प्रादेशिक आधार पे किया जाता है। किस आधार पे, प्रादेशिक आधार, मतलब प्रदेशों के आधार पे। हम पश्चिम से पूर्व, ये क्या था, उत्तर से दक्षिण के क्रम में था। बाबर, उसके बाद आपका तराई है, तराई के बाद क्या, बांगर और खादर। ठीक, अगला जो है प्रादेशिक आधार पर, इधर आपको सबसे पहले पंजाब का मैदान दिखाई देता है। ठीक, फिर आपको गंगा का मैदान दिखाई देगा। पंजाब के मैदान के नीचे राजस्थान वाले क्षेत्र में आपको जो है राजस्थान का मैदान दिखाई देता है। ठीक है, इधर तो गंगा का मैदान, और आगे बढ़ते हैं तो आपको ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाई देता है। कौन सा मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो प्रादेशिक आधार पर जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा है। प्रादेशिक विभाजन, पहला है आपका पंजाब का मैदान, दूसरा है आपका राजस्थान का मैदान, तीसरा है आपका गंगा का मैदान, और चौथा है आपका
ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रादेशिक आधार पे जो है गंगा के मैदान, जो आपका मैदानी क्षेत्र होता है, उनको कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। इस क्षेत्र में जो गंगा का मैदान होता है पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पे 5 नदियाँ होती हैं। पंजाब क्षेत्र में क्या होती है? 5 नदियाँ हैं, ठीक है। इसका नाम इसीलिए पंजाब पड़ा है, ठीक है। 5 आब मतलब क्या होता है? क्षेत्र, 2 नदियों का क्षेत्र जो होता है उसे क्या बोलते हैं? जहाँ पे मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं, ठीक है। आब मतलब क्या? उपजाऊ मृदा। आप का मतलब क्या होता है? आब का मतलब क्या होता है? उपजाऊ मृदा होता है, ठीक। तो पंजाब में 5 नदियाँ हैं, ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इस क्षेत्र में जो मैदानी भाग दिखाई देता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पंजाब मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर आपका क्या आता है? राजस्थान मृदा या मरुस्थलीय मृदा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मरुस्थल वाले क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है। ये आपका अरावली पर्वत है यहाँ पे। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में आपका राजस्थान दिखाई क्या है? आपका मरुस्थल दिखाई देता है। इसके इस क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देता है? राजस्थानी मृदा दिखाई देती है, ठीक। तीसरा आपका जो गंगा का मैदान है, और गंगा का मैदान जो होता है सबसे बड़ा, तीनों मैदानों क्षेत्र में देखा जाता है गंगा का मैदान जो होता है सबसे बड़ा है, ठीक है। गंगा का मैदान जो है सबसे बड़ा है। तो इसको हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो आपका होता है गंगा, जो आपका उत्तर प्रदेश में देखते हैं, एक तो ऊपरी गंगा का मैदान होता है, ठीक, और एक होता है निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। निम्न गंगा का मैदान मतलब वही पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो होता है, और ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य गंगा का मतलब मध्य गंगा का मैदान से बोलेंगे। इसमें आपका उत्तर प्रदेश वाला पूरा क्षेत्र जो होता है वो मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है, ठीक। और लास्ट में आपको ब्रह्मपुत्र दिखाई देता है। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ जो भी हैं उस क्षेत्र में, ठीक, कौन कौन सी? संकोश है, ठीक है, लोहित है, दिबांग है, ठीक है, ये सभी, धनसिरी है, कोपली है, ठीक है, ये सभी नदियों और ब्रह्मपुत्र सभी क्या नाम है? सहयोगी नदियाँ जो भी है, सहायक नदियाँ। और ब्रह्मपुत्र के जो भी क्षेत्र होते हैं, अपवाद क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र में आपको कौन से मैदान दिखाई देता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाई देता है। और उसी क्षेत्र में आपको एक ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक द्वीप दिखाई देता है जिसका नाम क्या होता है? माजुली द्वीप होता है, जो कि असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही आपको एक माजुली द्वीप दिखाई देता है जो कि कहाँ पे है? असम में स्थित है, ठीक है। तो पहला है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान में आपको एक सिंधु नदी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, और यहीं से एक सतलज नदी आती है, सॉरी झेलम नदी है, झेलम, एक चिनाब है, रावी, मतलब ऐसे क्रम से लिख रहे हैं, व्यास जो कि सतलज की सहायक नदी व्यास, और उसके बाद जो है सतलज है। इनके बीच में जहाँ जहाँ जब मिलती है नदियाँ, सब नदियाँ एक दूसरे से जाके मिल जाती है। झेलम चिनाब से मिलती है, ठीक है। इधर आपका जो है चिनाब जो है फिर जाके मतलब झेलम जो है चिनाब में मिलती है, और रावी आगे जाके चिनाब में मिलती है, व्यास सतलज से मिलती है, और सतलज फिर जाके चिनाब से मिल जाती है, ठीक है। तो अब दो नदियाँ आपस में मिल रही हैं, उस क्षेत्र में जो मैदानी भाग का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। तो इन दोआबों को अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। का क्रम भी पूछा जाता है, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ऊपर होगा, ठीक, मतलब उसका क्रम भी लगाएंगे तो उत्तर से दक्षिण में ही लगाएंगे। पहला आपका सिंधु, नदियों का नाम पहले लिखते हैं तो फिर याद करना आसान हो जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर वो सिंधु से झेलम के बीच में आपको। दूसरा कौन सी नदी क्षेत्र है? झेलम से, ये नदियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी दोआब का अलग से नदियां, झेलम से चिनाब है, चिनाब से रावी, रावी से व्यास, और व्यास से सतलुज, ठीक, व्यास से सतलुज, ठीक। इनके बीच में जो व्यास और सतलुज वाला क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में जो मैदानी भाग दिखाई देता है उसका याद करना भी सिंपल होता है। इधर से वह मिलता है, उधर से सर, इसी से क्या बनता है? विस्ट बनता है, विस्ट, ठीक। जो विस्ट दोआब होता है इसको हम दोआब बोलते हैं, विस्ट दोआब। तो विस्ट दोआब जो होता है कौन कौन सी नदियों के बीच में होता है? व्यास और सतलुज के बीच में होता है। याद करना आप कर सकते हो, वह और स से विस, ठीक, ट बन जाता है। ऐसे लगभग सबका बनता है, आसान है याद करना, ठीक है, रटना नहीं है। तो रावी और व्यास से जो होता है, देखो यहाँ से र मिलता है और यहाँ से व मिलता है, तो क्या मतलब? रावी, क्या मतलब?
बारी बनता है, यहाँ से जो बनता है वो बारी बनता है, यहाँ से व और तो बारी बन गया। तो इस क्षेत्र में कौन सा दोआब दिखाई देता है? बारी दोआब। तीसरा दोआब जो है चिनाब और रावी, तो यहाँ से र और च, तो रचना इसमें मिलता है, रचना क्षेत्र, रचना दोआब। ठीक है, रचना दोआब जो है चिनाब और रावी के बीच में स्थित है। अगला जो है आपका चाज या छत जिसको बोलते हैं, ठीक है, चाज हम बोलते हैं, च और झ मतलब मिलके तो क्या बनेगा? चाज। इसको चज भी बोलते हैं, दोआब, चाज या चज दोआब बोलते हैं इसको। ठीक है, तो याद करना सिंपल है, ठीक है, रखना नहीं है। झ यहाँ से च, तो चाज हो गया। नदियों का नाम याद रहेगा, क्रम से अगर याद है, मतलब ये तो वैसे भी पूछा जा सकता है क्रम क्या है इनका। ठीक है, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनका क्रम से याद करना। मैं दोआब क्षेत्र भी क्रम से, क्योंकि इनको अरेंज करने के लिए आ सकता है, अभी तो नहीं आया लेकिन आने वाले एग्जाम में आ सकता है। एक तो अलग से बनेगा कौन कौन सी नदियों के बीच में कौन कौन से दोआब पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो तो सिंपल होगा आपके, लेकिन जब ये अगर डायरेक्ट पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण में लिखने के लिए या दक्षिण से उत्तर में, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा। अगर नदियां याद रहेंगी तो इनको याद करना आसान है। ठीक है, यहाँ से झेलम से क्या बनेगा? चाज बनेगा, और चिनाब से र और च से रचना होता है। यहाँ पे दोनों वर्ड देखो पहले उसी के हैं। ठीक है, जो नदियां हैं उन्हीं के वर्ड भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अक्षर जो है उन्हीं के हैं। और रावी में व्या और व और र यहाँ से दिखाए तो बारी बनता है, और यहाँ से सतलज में स और व से मिलकर क्या होता है? विस्ती। लगभग मिलते जुलते वर्ड है, तो इनको याद करना आसान है। पंजाब में जो अनुर्वर भूमि होती है, पंजाब के मैदान में उसकी बात करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? उनको हम बैड लैंड बोलते हैं या अनुर्वर भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि आपके जो बांगर वाले क्षेत्र में, बांगर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे लवड़ी और छारी मृदा को हम किस नाम से जानते थे? रे और कल्लर के नाम से जानते थे। ठीक है, इसके बाद जो आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र में एक तो ऊपरी गंगा का मैदान आता है, फिर जो है आपका मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, ये ऊपरी वाला क्षेत्र गंगा नदी यहाँ पे प्रवेश करती है। ठीक है, अच्छा, गंगा नदी भारत उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है? बिजनौर से। ठीक है, और बलिया से निकलती है। तो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र ये होगा। यहाँ पर जब नदियाँ प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपको बरेली वाला क्षेत्र दिखाई देता है, बरेली, बिजनौर, इस सब क्षेत्र, इसको हम रोहेलखंड का मैदान बोलते हैं। कौन सा मैदान क्षेत्र बोलते हैं? रोहेलखंड। यहाँ पे जब प्रवेश करती है, इस क्षेत्र से आती है, बिजनौर से प्रवेश करती है, तो ये वाला जो क्षेत्र ऊपरी वाला भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोहेलखंड का मैदान बोलते हैं। ये रोहेलखंड वाला क्षेत्र होता है। इसके बाद जब नदियां बीच में पहुंचती तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है? मध्य गंगा का मैदान। बीच में आपको मध्य गंगा का मैदान पूरा दिखाई देता है। ठीक है, वहाँ आपको उसकी सहायक नदियां वगैरह घूमती मिलती है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये पूर्वी क्षेत्र आता है। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग आता है? पूर्वी भाग होगा। उत्तर प्रदेश देखेंगे यहाँ पे है, ये पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। इसके बाद क्या है? बिहार है। तो जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग होता है, रोहेलखंड तो आपको उत्तर में है, बिजनौर, बरेली वगैरह क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देता है? आपका रोहेलखंड वाला क्षेत्र। इसके आगे जब जाते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान जो होता है वो किस में आता है? पूर्वी गंगा के मैदान में आता है। और इनके बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? मध्य गंगा का मैदान बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है? मध्य गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान भी जो है अलग अलग 3 क्षेत्रों में बांटा गया। एक तो क्या है, पहले लिखना, ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान जिसमें आपका रोहेलखंड वाला क्षेत्र हो गया, और भी उसमें काउंट कर लेना कौन कौन से? रोहेलखंड और अवध का मैदान। क्या है मैदान? अवध मैदान। जो अवध है इसको हम पहले के अवध वाला क्षेत्र कहाँ पे है आपका? अयोध्या वाले साइड में है ना। अयोध्या, लखनऊ, ये सब पूरा बेल्ट जो है आपका कौन सा है?
अवध का क्षेत्र है, और जो आपका अयोध्या है कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। ठीक। दूसरा जो है मध्य गंगा का मैदान। इसमें आप ये पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला जाएगा, पूर्वी यूपी और बिहार, और बिहार में भी कई सारे हैं। ठीक। बिहार में अगर देखेंगे इसको अलग से लिखते हैं। तीसरा जो है निम्न गंगा का मैदान। निम्न क्या मतलब है कि नदियां मुहाने की तरफ जा रही है। ठीक है, ये ऊपरी भाग है इसलिए इसको ऊपरी गंगा, फिर बीच वाले क्षेत्र में आपको मध्य गंगा दिखाई देता है, और लास्ट में जहाँ पे बंगाल की खाड़ी अर्थात मुहाना बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? निम्न गंगा का मैदान बोलते हैं। निम्न गंगा का मैदान से आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो होता है बिहार के लास्ट में, बिहार का बॉर्डर से आपका पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ पे महानंदा नदी मिलती है, नदी है महानंदा। बिहार के सब अगर देखा जाए तो गंगा नदी का सबसे ऊपर की तरफ से मतलब लेफ्ट साइड से मिलने वाली सबसे आखिरी नदी जो होती है कौन सी होती है? महानंदा होती है। जो निम्न गंगा के मैदान में क्या पश्चिम बंगाल का क्षेत्र डाल सकते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल का मैदान ये क्षेत्र जो होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। अब जो बिहार का मैदानी क्षेत्र है इसको भी हम तीन भागों में दो तीन भागों में पढ़ सकते हैं। बिहार के मैदानी क्षेत्र में आपको एक तो सारण का मैदान दिखाई देता है। सारण वाला क्षेत्र जो होता है अर्थात छपरा, ठीक है, सारण जिला में छपरा तो सुने ही होंगे, तो सारण वाला जो जिला है वहाँ पे सारण का मैदान दिखाई देता है। सारण मैदान आप इसी में बनाना, बिहार के आगे निकाल कर बनाना, बिहार वाले क्षेत्र में, क्योंकि बिहार का एक पार्ट है तो समझ लो। दूसरा आपको जो है बिहार के दक्षिणी भाग में आपको मगध का मैदान दिखाई देता है। गंगा और सोन नदियों के बीच का जो संगम क्षेत्र होता है वहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? पटना में गंगा आपकी जो सोन नदी है वो जाके गंगा से मिलती है। दानापुर स्थान एक है पटना में ही, वहाँ पे सोन नदी जाके किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। तो सोन नदी और गंगा के बीच का जो क्षेत्र होता है पूर्वी भाग, वहाँ पे आपको जो मैदानी क्षेत्र दिखाई देता है उसका नाम क्या होता है? मगध का मैदान होता है। उसको क्या बोलते हैं? मगध का मैदान। आनंद, ठीक है, अमूल फैक्ट्री जो है अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक, उसका नाम आनंद है। ये सारण है। सारण जो है जिला है बिहार का, जो कि उससे ज़्यादा उसका जो मुख्यालय है छपरा वो फेमस ज़्यादा है ना, छपरा लोग ज़्यादा जाते हैं, सारण को थोड़ा कम जाते हैं। तीसरा जो आपको मैदानी क्षेत्र है इसमें एक है मिथिला का मैदानी क्षेत्र, जो ऊपरी भाग में दिखाई देता है। कोसी से लेके मतलब आगे गंडक और कोसी, इधर गंगा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? मिथिला। तीसरा जो क्षेत्र है वो मिथिला है। मिथिला का मैदान ये ऊपरी भाग में है, जो कि कोसी नदी बिहार की शोक होती है ना, गंगा नदी से सीधी जाएगी, यहाँ से सीधे जाती है, तो यहाँ पे आपको ऊपर से कोसी नदी आके दिखती है। बिहार में ही कोसी नदी होती है, और इस क्षेत्र में आपको कौन सा मैदान दिखाई देता है? कोसी, इसको कोसी का मैदान या मिथिला का मैदान के नाम से भी जानते हैं। और बिहार के दक्षिणी भाग में देखते हैं, दक्षिण वाले किनारे पे एक होता है अंग का मैदान दिखाई देता है। कौन सा मैदान होता है? अंग महाजनपद पड़ेगा ना, हाँ, अंग महाजनपद, उसकी राजधानी क्या है? अंग की राजधानी चंपा है, और मगध की राजधानी गिरिविजय या राजगीर। और मगध का प्रथम वंश कौन सा था? हर्यक वंश। उसके बाद शिशुनाग, फिर नंदवंश, मगध, कण्व, अच्छा मौर्य नहीं था, सॉरी मौर्य के बाद क्या है? कण्व है। इसके बाद आपका शुंग वंश, फिर मतलब आपका शुंग के बाद कर्ण के बाद आपका सातवाहन है। सबसे पहले क्या है? हर्यक है, शिशुनाग है, नंदवंश है, मौर्य वंश है। उसके बाद आपका मौर्य के बाद शिशुनाग वंश, सॉरी शुंग वंश, शुंग फिर कर्ण फिर सातवाहन। उसके बाद आप जो है मौर्य अलग करते हैं।
जो राजस्थान का मृदा होता है, राजस्थान मैदानी भाग जो होता है, ये अरावली पर्वत से लेकर भारत के पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। जो राजस्थानी मैदान है वो राजस्थान का मैदान है, ठीक है। राजस्थान का मैदान जो है कहाँ पे है, ये आपका मतलब हिमालय के आगे और ये पूरा पाकिस्तान तक फैला हुआ है, ठीक है। जैसे पंजाब हरियाणा का मैदानी क्षेत्र भी आता है, पंजाब है, हरियाणा है, आदि क्षेत्र दिखाई देते हैं। यहाँ पे कुछ आपको जैसे नदियाँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर जो है एक प्रमुख नहर है, जो कि आखड़ा नांगल डैम के बनने के बाद से वहाँ से निकाली गई है, हरके बैराज नामक स्थान से। स्थान का नाम क्या है? हरके बैराज। वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है, हरके बैराज से निकलती है और राजस्थान में प्रवाहित होती है। वैसे मुख्यतः उसका फायदा जो है, सबसे ज़्यादा लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की कमी रही होगी, तो कौन सा है? राजस्थान सबसे ज़्यादा लाभान्वित क्षेत्र है। इसके अलावा अभी पंजाब भी है और हरियाणा, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी उससे लाभान्वित है। बट सबसे ज़्यादा अगर फायदा हुआ है तो किसको हुआ है? वो अपना राजस्थान को ही हुआ है। यहाँ पे कुछ झील भी देखने को मिलती है, जिसमें सांभर झील है, डिडवाना झील है, ठीक है, जो राजस्थान के मैदान में ही दिखाई देती है। और मैदानी क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसको क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे अगर कोई नहर है तो वो एक तरह से उस क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाएगी। तो राजस्थान की जीवन रेखा क्या है? इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान की जीवन रेखा है। अब उस क्षेत्र में भी हरियाली दिखाई देती है इंदिरा गांधी नहर के बाद। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? नहर सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर जो है वो मेरा घर जहाँ है वहाँ से जस्ट बगल में जाता है, 1 किलोमीटर की दूरी में, ठीक है। शारदा नहर है, 2 नहर एक साथ में निकलती हैं, ठीक है। तो शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी नहर है, जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है। एक फूलहर झील है, ठीक है, जो कि पीलीभीत में वहाँ से निकलती है, ठीक। उत्तर प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी नहर है। अब पूरे भारत की अगर बात की जाएगी तो सबसे बड़ी नहर कौन सी होगी? इंदिरा गांधी नहर, ठीक। ऐसे ही इंदिरा सागर डैम भी है, वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसे कई सागर, एक इंदिरा सागर है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, अलग अलग है। तो जिसमें राणा प्रताप, जवाहर और गांधी सागर, ये तीनों चंबल नदी पे है। कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है। इनमें से गांधी सागर और कौन सा नहीं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये तीनों के तीनों चंबल में है। जिसमें गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, बाकी दोनों किसमें है? राजस्थान में। तो राणा प्रताप सागर जो, राणा सागर जो है और जवाहर सागर, ये दोनों चंबल नदी पे राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और गांधी सागर कहाँ पे? चंबल नदी पर ही है, किंतु वो कहाँ पे? एमपी में, ठीक है। और इंदिरा सागर जो है वो नर्मदा नदी पे है और वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो सागर वाले 3-4 है जो कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। इंदिरा सागर, जवाहर सागर, राणा सागर और महात्मा गांधी मतलब गांधी सागर। अभी गांधी सागर अभ्यारण्य भी है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये न्यूज में था करंट में, क्योंकि यहाँ पे अभी चीतों के लिए आवास बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखना। एक है, नाम क्या है? गांधी सागर। नहीं, तो वाटरफॉल है, गरसप्पा वाला जो है कर्नाटक में स्थित है। एक कर्नाटक में वाटरफॉल, जिसका नाम क्या बोलते हैं? गांधी सागर, मतलब गांधी वाटरफॉल या गरसप्पा के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि शरावती नदी पे वो वाटरफॉल है। यहाँ पे हम क्या डैम की बात कर, ये बात है। गांधी सागर क्या है? डैम। इसके बाद जो आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान दिखाई देता है लास्ट में, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या होता है? ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना होता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान किससे बना हुआ है? बस इतना याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना है। ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों वाला जो है अगले क्लास में, मतलब 2-3 क्लास बाद लगेगा, ठीक। तो उसमें नदियों का भी क्षेत्र देखेंगे, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान ही आपको एक नदी द्वीप दिखाई देता है, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वारा बनने वाला द्वीप है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो नदी से निर्मित होता है, उसका नाम क्या है? माजुली है, ठीक है। नदी द्वीप एक है जिसका नाम क्या है? माजुली है।
तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही आपको ब्रह्मपुत्र नदी में क्या दिखाई देता है? नदी द्वीप है जिसका नाम क्या है? एक नदी द्वीप का निर्माण होता है जिसका नाम है माजुली, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, जो किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इसको याद रखना, माजुली। ठीक, माजुली द्वीप है। माजुली क्या है? असम का एक जिला भी है, 35वां जिला है असम का। ठीक है, असम का 35वां जिला है। और अगर कोई द्वीप जिला के रूप में पूछा जाए तो माजुली द्वीप जो है पहला ऐसा द्वीप है जो एक जिले के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो माजुली याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ये ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला जो है हम आज पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप पठार जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज जो है द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्या टॉपिक है? द्वीप। द्वीप में आपको भारत में मुख्यतः जो बड़े बड़े द्वीप समूह दिखाई देते हैं वो कितने दिखाई देते हैं? 2 दिखाई देते हैं। कितने द्वीप है? 2। एक जो द्वीप है आपका अंडमान निकोबार, जो मुख्यतः बड़े द्वीपों की बात कर रहे हैं। एक अंडमान निकोबार है, दूसरा आपका क्या है? लक्षद्वीप है। तो ये द्वीप समूह है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, जैसे अलिया बेट, खड़िया बेट, जो आपको इस क्षेत्र में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के बीच में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका व्हीलर द्वीप है जो कि आपको उड़ीसा के पास में दिखाई देता है। व्हीलर द्वीप जिसको हम अबुल कलाम आजाद बोलते हैं। ठीक है, ये रॉकेट प्रोपल्सन मतलब रॉकेट लॉन्च यहाँ से होता है। ठीक, कहाँ से? व्हीलर द्वीप से। दूसरा जो आपका आंध्र प्रदेश के पास में श्रीहरिकोटा दिखाई देता है। बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर दिखाई देता है। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको पढ़ना है। मुख्यतः जो हमें याद रखना है वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में जरूर पढ़ना है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। उसका नाम क्या बदला गया? श्रीविजयपुरम। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। कवरत्ती इसको बोलते। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको दिखाई देता है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में। यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार है और इधर आपको जो है लक्षद्वीप दिखाई देता है। ये लक्षद्वीप का क्षेत्र है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? श्री मतलब पोर्ट ब्लेयर है, श्रीविजयपुरम जिसका नाम बदला गया। ठीक है, और द्वीप जो ये अंडमान निकोबार है ये एक तरह से क्या है? हिमालय का ही एक भाग माना जाता है, जो कि अराकान योमा जो पहाड़ी है उसी का वो भाग है, वो जिसका उभरा हुआ भाग हमें दिखाई देता है अंडमान निकोबार के रूप में। अराकान योमा पर्वत जो है उसी का पार्ट है, जो कि म्यांमार और भारत के बीच में सीमा बनाती है। उसी का समुद्र जो सागर तल है वहाँ पे निकला हुआ पार्ट जो दिखाई देता है वो क्या है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में आपको 2 ज्वालामुखी क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। एक तो एक्टिव है, ठीक है, मतलब एक तरह से सक्रिय है। दूसरा क्या है? अक्रिय है। जो एक्टिव है उसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है जो कि ज्वालामुखी क्षेत्र है, पूछा जाता है एग्जाम में बैरन द्वीप। दूसरा जो होता है अक्रिय है जो कि नारकुंडम नाम है। नाम क्या है उसका? नारकुंडम। ठीक है, द्वीप समूह कितने हैं टोटल भारत में? 2। मुख्यतः तो 2 पढ़ने। एक है आपका अंडमान निकोबार। दूसरा आपका मुख्यतः जो पढ़ना है लक्षद्वीप पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें आपका न्यू मूर है, अलिया बेट, खड़िया बेट, उसके अलावा श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा, पंबन द्वीप, इसमें आपको रामेश्वरम दिखाई देता है। ठीक है, पंबन द्वीप हो गया। रामेश्वरम जो क्षेत्र है जो कि आदम ब्रिज पे स्थित है, एडम ब्रिज जिसको बोलते हैं रामेश्वरम। यहाँ पे आपको कन्याकुमारी के बाद से, धनुषकोडी के बाद से जो ब्रिज दिखाई देते हैं उसको आदम ब्रिज बोलते हैं। आदम ब्रिज पे ही आपका क्या स्थित है? पंबन द्वीप।
और पंबन द्वीप का ही पार्ट है रामेश्वरम। यहाँ पर आपको एक दिखाई देता है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप को क्या बोलते हैं? अबुल कलाम आजाद के नाम से आता है, उन्हीं के नाम पर आता है अबुल कलाम आजाद, ठीक है, द्वीप जो कि उड़ीसा के पास में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के पास में। उड़ीसा पे अधिकार क्षेत्र है, उड़ीसा का ही पार्ट है। यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा के पास में कौन सा द्वीप दिखाई देता है? बंगाल की खाड़ी में व्हीलर द्वीप दिखाई देता है, ठीक है, जो कि इसको अबुल कलाम आजाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मिसाइल मैन है, मिसाइल मैन किसका रहता है? अबुल कलाम आजाद का। उसके बाद जो आपको एक तो श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में दिखाई देता है, जो कि एक झील है, पुलिकट झील है। ये आपका बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे एक द्वीप दिखाई देगा जिसका नाम क्या होगा? श्रीहरिकोटा। यहाँ पे आपको एक झील दिखाई देता है जिसका नाम क्या होगा? पुलिकट झील, पुलिकट झील। और इधर आपको बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो जो आपका ये वाला द्वीप दिखाई दे रहा है, ये द्वीप है कौन सा? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो द्वीप होता है, ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? विभाजित करता है। पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी को श्रीहरिकोटा द्वीप जो है विभाजित करते हैं, ठीक, श्रीहरिकोटा। अब इसके अलावा जैसे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में ये दोनों अलग है। अंडमान का क्षेत्र अलग होगा, निकोबार का क्षेत्र अलग है। अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है उसका नाम होता है 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल होती है वो अंडमान को क्या करती है? निकोबार से अलग करती है। तो अंडमान की जो उत्पत्ति हुई एक तरह से क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात बना है। इनका जो निर्माण होता है किसकी वजह से होता है? ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया के बाद होता है। अंडमान की उत्पत्ति जो होती है वो ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया के बाद होती है, ठीक है। इसमें अंडमान और निकोबार दो कई सारे द्वीप वैसे हैं। अंडमान निकोबार में टोटल 572 द्वीप है। कितने द्वीप है? 572 द्वीप टोटल अंडमान निकोबार में दिखाई देते हैं। अंडमान और निकोबार मिला के देखा जाए तो टोटल 572 द्वीप यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। जिसमें से अधिकांशतः जो द्वीप दिखाई देते हैं वो अंडमान में दिखाई देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र है वो कहाँ पे दिखाई देते हैं? अंडमान वाले क्षेत्र में अधिक द्वीप दिखाई देते हैं। एक माजुली द्वीप भी ऐड कर लेना इसमें, ठीक है। माजुली द्वीप, वो भी एक द्वीप है ना। और इन द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? ज्वालामुखी विस्फोट की। अंडमान निकोबार की उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वालामुखी प्रक्रिया के पश्चात हुई। यहाँ पे आप एक माजुली द्वीप भी ऐड कर सकते हो, द्वीप है वो भी, तो माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जरूर याद रखना, ठीक है। ऐसे ही कल एक बताया था मिजोरम में एक बेसिन दिखाई देता है जिसका नाम क्या है? मोलेसिस बेसिन, ठीक है। वो भी पूछा था कौन से क्षेत्र में है। यहाँ पे टोटल 572 द्वीप है और इनकी जो उत्पत्ति हुई है प्राय जो अधिकांश द्वीप जिसके दिखाई देते हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुई है। ज्वालामुखी प्रक्रिया, उनकी उत्पत्ति जो होती है ज्वालामुखी प्रक्रिया के फल से होती है, ठीक। अब अंडमान जो होते हैं निकोबार, इनको भी अलग अलग द्वीपों में पढ़ते हैं, इनको भी अलग अलग लिखते हैं। एक होता है आपका अंडमान, दूसरा क्या है? निकोबार है। अंडमान द्वीप समूह, दूसरा जो है निकोबार। ये भी द्वीपों का समूह है, निकोबार और अंडमान। इनका अभी जो बताऊंगा उसको याद रखना क्योंकि इसको कई पार्टों में बांटते हैं, डायरेक्शन के आधार पर बांटा गया, ठीक। सबसे ऊपर जो पार्ट होगा ना, ये वाला जो ऊपरी भाग है, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलेंगे? उत्तरी, नॉर्थ अंडमान, ठीक। उसके नीचे जो होगा उसको बोलेंगे मिडिल। क्या होगा? मिडिल अंडमान। ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल। और उसके नीचे जो है कौन सा है? साउथ अंडमान है। कौन सा अंडमान होगा? नॉर्थ, मिडिल, साउथ। ध्यान से सुनना, याद आ जाएगा अपने आप। पहले सबसे ऊपर क्या? नॉर्थ है, फिर मिडिल है, फिर साउथ। साउथ तक एक क्रम है, ठीक। मतलब 3 तो दिखाई दे रहा है। चौथा एक और यहीं पे छोटा सा दिखाई देता है जिसका नाम होता है स्मॉल, मतलब लघु अंडमान उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु अंडमान या स्मॉल अंडमान बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे फिर आपको 10 डिग्री चैनल दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? 10 डिग्री चैनल दिखाई देगा जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो निकोबार में भी हम 3 क्षेत्र पढ़ते हैं जनरली। एक होता है कार निकोबार। क्या होता है? कार निकोबार। फिर आता है मिडिल निकोबार, मध्य निकोबार, और लास्ट में आपको ग्रेट निकोबार मिलता है। 3 निकोबार यहाँ पे भी दिखाई देते हैं, ठीक है। ग्रेट निकोबार,
जिसमें आप जो इंदिरा पॉइंट पढ़ते हैं या पिग्मिलियन पॉइंट जो है वो किसके अंतर्गत आता है? ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है। वैसे हम बोलना होता है तो निकोबार बोल देते हैं, बट आंसर क्या होता है उसका? ग्रेट निकोबार। कार निकोबार या मिडल निकोबार में नहीं है। किस निकोबार के क्षेत्र अंतर्गत आता है? ग्रेट निकोबार। जो था ग्रेट मतलब क्या? बड़ा। जो बड़ा निकोबार है, बड़े वाले क्षेत्र में जो आपको दिखाई देता है इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट, जो कि 2004 में जलमग्न हो गया है। ठीक। अंडमान में कौन कौन सा है? एक तो उत्तरी अंडमान है, इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आएगा मध्य अंडमान, फिर आपका है दक्षिणी अंडमान, उत्तरी मध्य दक्षिण, इसके बाद जो है आपका कौन सा? लघु अंडमान। चार अंक हैं, चार अंक। निकोबार में कौन कौन से? एक तो आपका कार निकोबार, कार निकोबार, मध्य निकोबार, उसके बाद जो आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार क्षेत्र। ठीक है। अब इसमें जो याद रखना, उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान, यहाँ पे आप देखेंगे उत्तरी अंडमान दिखाई दे सबसे ऊपर क्रम से बना रहे हैं। ये उत्तरी अंडमान होगा, मध्य अंडमान, फिर आपको लघु और मतलब दक्षिणी और लघु। यहाँ पे आपको एक द्वीप दिखाई देगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? कोको द्वीप बोलते हैं। क्या नाम है? कोको द्वीप। कोको द्वीप जो होता है म्यांमार का अधिकार है। ऐसे एक कोकोस है जिसपे जो है ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है। ठीक है, कोकोस। ठीक। तो कोको द्वीप और ये कौन सा अंडमान है? उत्तरी अंडमान। इसको अलग करने वाला जो चैनल होता है उसको क्या बोलते हैं? कोको चैनल। इसको आप नोट करना। कोको चैनल जो होता है किसको अलग करता है? कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। तो कोको चैनल पहले कुछ चैनल यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कोको चैनल ये उत्तरी अंडमान को मतलब नॉर्थ अंडमान को वो कोको को अलग करता है। कोको द्वीप को, कोको द्वीप पे किसका अधिकार है? कोको द्वीप मतलब म्यांमार। ठीक है, म्यांमार को अलग करता है कोको द्वीप। दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई देता है, इसके सामने समांतर में उत्तर पूर्व में एक द्वीप दिखाई देता है जिसका नाम होता है नारकोंडम द्वीप। कौन सा द्वीप है? नारकोंडम। ठीक है, जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। तो नारकोंडम द्वीप कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप की स्थिति कहाँ है? उत्तरी अंडमान के क्या है? पूर्व में स्थित है। उत्तरी अंडमान के बारे में आपको याद रखना है एक चीज कि उत्तरी अंडमान जो है यहाँ पे एक सबसे ऊंची, जो पूरे अंडमान निकोबार की बात करेंगे उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक यहाँ पे स्थित है। सैडल पीक, जिसकी हाइट जो है 738 मीटर है, लगभग 738 मीटर। कितना है? 738 मीटर सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान के। और उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक 738 मीटर इसकी हाइट है, जो इस पे स्थित है। ठीक है, एक होता है निकोबार वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है, ये तो अंडमान का हो गया। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो निकोबार वाले क्षेत्र में दिखाई देता है, उसका नाम होता है माउंट थोलियड। क्या नाम है? माउंट थोलियड जो होती है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि निकोबार में दिखाई देता है। ठीक, हाँ ग्रेट निकोबार में माउंट थोलियड जो कि 642 मीटर की होती है, जो आपको ग्रेट निकोबार में दिखाई देता है माउंट थोलियड। ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पे आपको कौन सा माउंट थोलियड दिखाई दे रहा है? माउंट थोलियड जो कि ग्रेट निकोबार के अंतर्गत है। 568 मीटर। कितना है? 568 मीटर।
कितना? 642 थी बस, अभी आपने पूछा। 642 मीटर। कितना मीटर? 642 मीटर। इसकी जो हाइट है कितना है? 642 मीटर। और इसकी 738 मीटर सैडल पीक, उसके बाद माउंट थोलियट। और माउंट थोलियट जो है निकोबार वाले का सबसे बड़ा है, जबकि अंडमान का सबसे बड़ा कौन सा? सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। याद रखना, यही पूछा जाता है तो उत्तरी अंडमान में है, मध्य अंडमान में, कौन सा अंडमान में आता है? 738 मीटर। तीसरा जो आपको दक्षिणी अंडमान दिखाई दे रहा है, इसका पार्ट दक्षिणी अंडमान, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान की राजधानी निकोबार स्थित है। अंडमान की राजधानी जो है निकोबार कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान का ही पार्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान की राजधानी क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर जो है कौन से अंडमान के अंतर्गत आती है? दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत। दक्षिणी अंडमान वाले मतलब पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अगर पोर्ट ब्लेयर पूछा जाए कि पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान का पार्ट है या कौन से अंडमान के अंतर्गत आता है, तो क्या होगा? दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आता है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और दक्षिणी अंडमान में ही एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल, ठीक है, जहाँ पे काला पानी की सजा होती है, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर को भेजा गया था, ठीक। कौन से कांड में उनको जो सजा हुई थी? जैक्सन हत्याकांड। याद है? जैक्सन हत्याकांड के अंतर्गत 1909 का था, जिसमें उनको जो है काला पानी की सजा हुई थी। वीडी सावरकर स्वतंत्र संग्राम से संबंधित उन्होंने एक पुस्तक लिखी, 1857, ठीक। दक्षिणी अंडमान में आपको सेलुलर जेल दिखाई देता है। दक्षिणी अंडमान में ऐड कर लेना, तो लिख लेना उसके सामने। एक तो पोर्ट ब्लेयर आपको जानना है, दूसरा क्या है? सेलुलर जेल भी उसी के अंतर्गत आता है। सेलुलर जेल जो है कौन से अंडमान पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। सेलुलर जेल कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अगला आपको दक्षिणी अंडमान फिर लघु अंडमान दिखाई देगा। दक्षिणी अंडमान तीसरा लघु, दक्षिणी और लघु, इसके बीच में आपको एक पास दिखाई देता है जिसको बोलते हैं डंकन पास। क्या नाम दिया गया? डंकन पास। डंकन पास जो होता है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। इसके पीछे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में आपको डंकन पास दिखाई देता है। इसके पहले आपने कोको चैनल पढ़ा था, ठीक। अब डंकन पास, तो इसका क्रम भी याद रखना कि कोको चैनल है, उसके बाद क्या है? डंकन पास है। तो कोको चैनल उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच से, मतलब कोको द्वीप ऊपर है, उसके नीचे क्या? उत्तरी अंडमान है। फिर नीचे आते हैं तो आपको दक्षिणी अंडमान दिखाई देगा, मध्य के बाद दक्षिणी है, साउथ वाला। साउथ अंडमान और लघु अंडमान के बीच में आपको जो सबसे नीचे दिखाता है लघु अंडमान, ऊपर नहीं है। लघु अंडमान क्या है? तीनों, मतलब उत्तरी, मध्य और दक्षिणी के बाद क्या? लघु अंडमान दिखाई देता है। तो लघु और दक्षिणी अंडमान के बीच में आपको क्या दिखाई देता है? डंकन पास। और लघु अंडमान चौथे नंबर पे है। तो लघु अंडमान और आपका कार निकोबार के बीच में एक 10 डिग्री चैनल दिखाई देती है। तो यहाँ पर इसका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। निकोबार में कौन आएगा सबसे ऊपर? कार निकोबार है, ठीक। कार निकोबार, कार निकोबार। और यहाँ पे कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, उनके जनजातियों के नाम ओंग, जारवा, सेंटलीज। कौन कौन सी जनजातियां? ओंग रहती है यहाँ पे, जारवा है, सेंटलीज, ओंग, जारवा, सेंटलीज, तीनों ही ओंग, जारवा, सेंटलीज, सैम्पेन, एक सैम्पेन जनजाति में। ये 3-4 जनजातियां जो है इनको याद रखना कि अंडमान क्षेत्र में पाई जाती है, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में। ये पूछे जाते हैं ओंग, सेंटलीज, जारवा, ये कहाँ की जनजाति है, ठीक है। सैम्पेन हो गई, इनको अलग से याद रखना। एक बैरन द्वीप बचा है
बैरन द्वीप जो है आपका जो साउथ अंडमान दिखाई दे रहा है इसके उत्तर पूर्व में, अर्थात यहाँ पे साउथ अंडमान था तीसरे नंबर पे, इसके उत्तर पूर्व में आपको बैरन द्वीप है। इधर नारकोंडम था और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बैरन। ये नारकोंडम है, ये नारकोंडम द्वीप है और यहाँ पर आपको जो है बैरन द्वीप दिखाई दे रहा है। और ये दोनों के दोनों कैसे द्वीप हैं, ज्वालामुखी द्वीप है। ये दोनों के दोनों जो है भारत के ज्वालामुखी है, जिसमें बैरन जो क्या है वो सक्रिय है और ये क्या है अक्रिय है, हम उसको सुषुप्त बोलते हैं। क्या नारकोंडम जो है सुषुप्त है और बैरन जो है सक्रिय है। तो भारत में कितने ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, 2, बैरन और नारकोंडम। बैरन जो है कहाँ पे स्थित, लोकेशन इसका क्या है, साउथ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है। ठीक है, हाँ साउथ वाले। तीसरे अंडमान में जो आपको कौन सा, तीसरा साउथ अंडमान, और इधर जो उत्तरी अंडमान है इसके पूर्व में आपको नारकोंडम दिखाई दे रहा है। इसके पूर्व में क्या है, नारकोंडम। तो नारकोंडम ऊपर है, उसके बाद क्या आपको ज्वालामुखी दिखाई दे रही है, नारकोंडम के बाद कौन सी है, बैरन। नारकोंडम के नीचे ही बैरन है। ठीक है, बैरन ऊपर नहीं है, नारकोंडम ऊपर है, उसके बाद क्या है, बैरन। इन दोनों को याद रखना, ये दोनों के दोनों ज्वालामुखी क्षेत्र है। अभी एग्जाम में पूछा गया था, इस एग्जाम में बैरन का तो अधिकतर पूछा जाता है। इस बार किसी टीचर से पूछा गया था कि कौन से 2 ज्वालामुखी क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। एक लास्ट में बचा है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार लास्ट जो निकोबार वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे जो बता ग्रेट निकोबार, इसका तीसरा नंबर क्या है, निकोबार में भी 3 है, एक कार निकोबार, मिडिल निकोबार मतलब मध्य निकोबार, और लास्ट वाला क्या है, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में 2-3 पॉइंट, मतलब जैसे एक तो पिग्मेलियन पॉइंट यहाँ पे स्थित है। ग्रेट निकोबार के ही क्षेत्र होता है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जो पड़ते हैं। ठीक है, जहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश होके जाती है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ से होके जाती है, ग्रेट निकोबार से, मतलब पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट से होके जाती है। तो 6 डिग्री 45 मिनट के नीचे ही तो 6 डिग्री होगी। तो याद रखना कि 6 डिग्री जो होती है वो ग्रेट निकोबार को किससे अलग करती है, इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करती है। तो जब भी पूछा जाएगा कि 6 डिग्री चैनल कहाँ पे दिखाई देता है आपको, तो रटना नहीं है 6 डिग्री जो होता है, 6 डिग्री 45 मिनट तो आप याद करते हो भौगोलिक अवस्थिति में कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति जो होती है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की स्थिति है। और अगर देशांतर की बात करते हैं तो क्या बताया गया था कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की पूरी स्थिति है। ये चारों भाग की क्या है, बाउंड्री दिखाते हैं, देशांतर और अक्षांश क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं भारत की। तो इसमें 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ पे दिखाई देता है, सबसे नीचे क्या है 6 डिग्री 45 मिनट, और यहाँ पे कन्याकुमारी के पास में 8 डिग्री 4 मिनट, 8 का आधा 4 है, ऐसे करके याद कर सकते हो। और ये अब तक है 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी वाला क्षेत्र है, जबकि वहाँ निकोबार में, ग्रेट निकोबार में जो आपको पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट होता है उसका कितना है 6 डिग्री 45 मिनट या 6 डिग्री 4 मिनट उसको बोल दो, 8 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट शॉर्ट में। ठीक है, वैसे पूरा क्या 6 डिग्री 45 मिनट हम बोलते हैं। तो यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट के नीचे ही 6 डिग्री 45 मिनट के नीचे ही 6 डिग्री होगी। ठीक है, और ये 6 डिग्री जो होती है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है। किससे अलग करती है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा। तो 6 डिग्री 45 के जब नीचे आएंगे थोड़ा सा नीचे तो आपको वहाँ पे 6 डिग्री दिखाई देगा। तो 6 डिग्री जो होती है किसको इसको अलग करती है, 6 डिग्री चैनल जो होती है ग्रेट निकोबार को, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य। ठीक है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य में आपको 6 डिग्री चैनल दिखाई देता है। इसके अलावा 2 और पर्वत भी है, उनका नाम लिखो। मध्य अंडमान में आपको माउंट डिडियो वैली दिखाई देता है। ठीक है, मध्य अंडमान वाले बोलना, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान में कौन सा पर्वत है, माउंट डिडियो वैली। माउंट डिडियो वैली जो बीच में आपको छोटा था मध्य अंडमान, यहाँ पे माउंट डिडियो वैली है। कौन से पर्वत है, माउंट डिडियो वैली। 515 मीटर की हाइट कितनी है, माउंट डिडियो वैली 515। क्या है, माउंट डिडियो वैली मध्य अंडमान में है, 515 मीटर हाइट है। उसके बाद जो साउथ अंडमान तीसरा वाला जो था उसमें सबसे ऊंची मतलब एक चोटी है जिसका नाम है माउंट कोयोल।
क्या नाम है, माउंट कोयोब। माउंट कोयोब, तो 3-4 इसके पर्वत है, इनका नाम याद रखना, सबका एक एक है, ठीक है। जो उत्तरी अंडमान है उसका सैडल पीक है। दूसरे नंबर पे आता है मध्य अंडमान, माउंट डेडियो वैली। तीसरा आपने लिखा है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान का माउंट कोयोब है, ठीक। 3 यहाँ से लिखा है, और ये आपने ग्रेट निकोबार का लिखा है माउंट थुलियट, ठीक है। चारों का क्रम याद रखना। लेकिन इसमें अगर ऊंचाई के आधार पर देखा है तो सबसे बड़ा सैडल पीक, दूसरे नंबर पे क्या आता है, माउंट थुलियट आता है। एक तो सैडल पीक है, दूसरे नंबर क्रम से बता रहे, दूसरे नंबर आपका आता है माउंट थुलियट, सॉरी माउंट डेडियो वैली, माउंट डेडियो वैली, फिर माउंट कोयोब, और लास्ट वाला जो था माउंट थुलियट है। ये क्रम है इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ। इसमें सैडल पीक की हाइट जो है सबसे ज्यादा है, सैडल पीक की हाइट जो है 600 इसका जो है 738 मीटर है, और इसकी जो है 642 मीटर है, और माउंट डेडियो वैली की जो है 515 में आपको तो बहुत है। तो क्रम से देखा है तो सैडल पीक आता है, अगर हाइट के हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर पे आपको माउंट थुलियट दिखाई देगा, उसके बाद डेडियो वैली, फिर कोयोब दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इनका जो उत्तर से दक्षिण पूछा जाएगा तो ये क्रम है, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण में क्रम है, जिसमें सैडल पीक जो होती है उत्तरी अंडमान में, फिर मध्य अंडमान में, उसके बाद जो आपका दक्षिणी अंडमान में, और ये ग्रेट निकोबार है। कहाँ का, ग्रेट निकोबार। यहाँ पे जनजातियाँ थी जिनका नाम था ओम, जारवा, ठीक है, सैम्पल, सेंटलीज, 4-5 वहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर जैसे कि 2004 में एक सुनामी आई थी, ठीक है। सुनामी की वजह से जो आपका इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, वो जलमग्न हो गया, डूब गया जल में। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्या है, लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, 36 है। 36 द्वीप लक्षद्वीप में होता है। लक्षद्वीप मतलब क्या, इसे लकाद्वीप, ठीक है, बेनिका वगैरह पहले जाना, इससे पहले लकाद्वीप के नाम से जाते थे। किस नाम से जाते थे, लकाद्वीप वगैरह के नाम से जाते थे, ठीक है। लक्षद्वीप पर टोटल द्वीपों की संख्या जो है 36 द्वीप है। यहाँ पे द्वीप वो कितने हैं, 36, तो जो है यहाँ पे 36 द्वीप है, 36 द्वीप यहाँ पे दिखाए थे, ठीक है। लक्षद्वीप, इसके जो निर्माण हुआ है वो प्रवालों के द्वारा हुआ है। इनका निर्माण किससे होता है, प्रवाल। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे होता है, निर्मित कैसे होती है, ये प्रवालों से निर्मित है। लक्षद्वीप जो कि प्रवालों से निर्मित है, और अंडमान निकोबार किससे निर्मित है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है अंडमान निकोबार की उत्पत्ति होती है। जबकि और वो किसका पार्ट है, अराकान न्यूमा पर्वत का ही भाग है। जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे जो पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं 3-4 जो आपने लिखा अभी, वो सब किसके पार्ट आते हैं, अराकान न्यूमा के। और लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति होती है, निर्माण जो होता है वो प्रवालों के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ, प्रवालों के द्वारा हुआ। अच्छी इनकी उपस्थिति आपने नोट किया, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार तो बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप कौन से सागर में आता है, अरब सागर में। एक तो यही आप इनकी उपस्थिति कहाँ है, कहाँ पे, अरब सागर में। ये अरब सागर में है, और कहाँ पे, अरब सागर में। और भारत के कौन से भाग में, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी भाग में। ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, अरब सागर में, दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। टोटल द्वीपों की संख्या इनकी कितनी है, लगभग 36 द्वीप है यहाँ पे, ठीक। इसका एक द्वीप है मिनिकॉय, ठीक है। लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय, ठीक है। लक्षद्वीप यहाँ पे फैला हुआ छोटे छोटे कई द्वीपों में, मतलब 36 द्वीप है टोटल। जो इसका सबसे लास्ट वाला है उसका नाम क्या है, मिनिकॉय। नाम क्या है, सबसे नीचे वाले का क्या नाम है, मिनिकॉय, मिनिका। और यहाँ के नीचे आपको एक मालदीव देश दिखाई देता है, क्या नाम है, मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में इन दोनों को अलग करने वाली एक चैनल जाती है जिसका नाम होता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है।
इसमें एक पॉइंट 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। वह मिनिकॉय मतलब क्या होगा? लक्षद्वीप का पार्ट है ना, मिनिकॉय के मध्य जो 8 डिग्री चैनल है किसके किसके मध्य दिखाई दे रहा है? मिनिकॉय मतलब लक्षद्वीप और मालदीव। तो ये भी लिखा सकता है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सी चैनल है? 8 डिग्री चैनल है, ठीक। या मिनिकॉय मालदीव के बीच में कौन सी है? 8 डिग्री चैनल दिखाई दे। अब यहाँ पे ये मिनिकॉय है, मिनिकॉय इसके अलावा जो बचे हुए बाकी अन्य द्वीप हैं, ठीक है, लक्षद्वीप के, उनको भी अलग करती है एक चैनल, ठीक। उसका नाम होता है 9 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 9। यहाँ पे 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, लेकिन 10 वाला आपने कहाँ पढ़ा था? अंडमान में पढ़ा था। अंडमान और निकोबार को अलग करने के लिए क्या थी? 10 डिग्री चैनल, जो कि आपके साउथ लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग किया था, ठीक। 8 और 9 जो होता है लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में आता है। और 6 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? हाँ, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करते हैं, ठीक। ये मतलब 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप के जो बाकी अन्य द्वीप बचेंगे उनसे अलग करती है। लक्षद्वीप अन्य मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। लक्षद्वीप का एक एंड्रोथ, ठीक है, क्या नाम है? एंड्रोथ करके द्वीप है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप होता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ। एंड्रोथ द्वीप है जो लक्षद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। सभी द्वीपों में जो है एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपने एक ऐसा पढ़ा होगा आयनस एंड्रोथ, ठीक है, आयनस एंड्रोथ। एंड्रोथ जो है कहाँ का क्षेत्र द्वीप है? लक्षद्वीप का, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ। इसके बाद कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जिनके आप लिखना। श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। बंगाल की खाड़ी को किससे अलग करती है? पुलिकट झील से अलग करती है। और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका, अच्छा, आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश में आपको जो श्रीहरिकोटा दिखाई देता है वहाँ पे एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पे से जहाँ से सैटेलाइट वगैरह का प्रक्षेपण किया जाता है, सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। इसको श्रीहरिकोटा एक कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश के पास में, तो बंगाल की खाड़ी में, मतलब बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और इसी पे ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और यहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। क्या लॉन्च किया जाता है? सैटेलाइट मतलब उपग्रह लॉन्च किया जाता है। सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च किया जाता है। और ये श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। ये किससे किससे अलग करता है? पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अगला जो है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है आदम ब्रिज यानी राम सेतु इसको बोलते हैं, राम सेतु पर स्थित है, जो कि श्रीलंका और जो श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है और
धनुषकोडी मतलब दक्षिण तमिलनाडु के और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका। श्रीलंका का कौन सा क्षेत्र? जाफना प्रायद्वीप, या मन्नार की खाड़ी बोल सकते हैं, मन्नार की खाड़ी। खाड़ी व तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र है? धनुषकोडी। ठीक है, धनुषकोडी के मध्य में स्थित है पंबन द्वीप। ठीक है, आदम ब्रिज का हिस्सा है और इसी पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम जो बोलते हैं ना, यहीं पे स्थित है। रामेश्वरम कहाँ पे स्थित है? रामेश्वरम जो क्षेत्र है वो पंबन द्वीप पे स्थित है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामेश्वरम कहाँ पे है? पंबन द्वीप पे। और कन्याकुमारी एक मुख्य भूमि का क्षेत्र है जो कि तमिलनाडु का पार्ट है। ठीक, कन्याकुमारी का तमिलनाडु का मुख्य भूमि वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो होता है दक्षिण मुख्य भूमि में, अगर भारत की मुख्य भूमि के पूछा जाए सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या होता है तो कन्याकुमारी। रामेश्वरम कौन से द्वीप पे स्थित है? पंबन द्वीप। ठीक, एक है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थित है न्यू मूर। अगला है न्यू मूर, ये आपका कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और बांग्लादेश। ठीक है, इसके बीच में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल यहाँ पे रहेगा और ये आपका बंगाल की खाड़ी, सॉरी बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे पूरा बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में हमेशा इस क्षेत्र के लेकर विवाद होता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। न्यू मूर कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य, इसके बीच भारत और बांग्लादेश के मध्य में स्थित है, जिसको लेकर हमेशा दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है। ठीक, अगला जो द्वीप है वो आपका है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप। वो भी बंगाल की खाड़ी में लगभग उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। वहां से 150 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जिसका नाम है व्हीलर। व्हीलर द्वीप। इसी का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? अबुल कलाम आजाद। अब नाम बदल दिया गया अबुल कलाम आजाद। ये भी कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में इसकी अवस्थिति है। अवस्थित है और ये भुवनेश्वर से लगभग 150, ये सब तो नहीं पूछा है, लिख लो बस। भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आपका क्या होता है? मिसाइल। मिसाइल का प्रक्षेपण होता था, रॉकेट जो मिसाइल रॉकेट, मिसाइल रॉकेट का यहाँ से प्रक्षेपण होता है। जब भी किसी भी मिसाइल के प्रक्षेपण की बात आएगी तो वो व्हीलर से ही मैक्सिमम की जाती है। जब भी किसी सैटेलाइट के लॉन्च की बात होती हो तो आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही वो दिखाई देता है। ठीक, तो एक करंट अफेयर में जो क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है, उल्टा लिख के लिया जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, जितने भी मिसाइल होते हैं, पिछली बार शायद पूछा था, अग्नि वाला पूछा था क्या मिसाइल कहाँ से लॉन्च किया गया था, अग्नि 5 का पूछा गया था कि अग्नि 5 जो व्हीलर से लॉन्च किया गया, तो स्टेटमेंट सही आओगा अगर व्हीलर से लॉन्च किया गया तो। इसके अलावा एक माजुली द्वीप है जो कि आप पहले भी लिख चुके हैं, माजुली इम्पोर्टेंट है। माजुली ये कहाँ पे स्थित है? असम में है। असम का ये 35वां जिला है।
जो कि असम का एकमात्र क्या है, द्वीपीय जिला है। कैसा जिला है? एकमात्र एक द्वीपीय जिला है माजुली, और ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और किसी नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप जो है, कौन सा द्वीप है? माजुली। इसको तो रट में कई बार पूछा गया एग्जाम में, पीवाई की रटी। माजुली जो है क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप अगर पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है? माजुली। अब आप बताओ एक क्वेश्चन मेरी तरफ से कि सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? ऑप्शन दे देता हूँ ज़्यादा सही। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, मेडागास्कर। तो आप बताइए सबसे बड़ा द्वीपीय देश। सबसे बड़ा द्वीपीय देश जो है इंडोनेशिया है, जबकि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक, तो सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक, और सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा है तो क्या होगा? तब ग्रीनलैंड होगा। ठीक, और दूसरे नंबर पे क्या आता है? बोर्नियो या न्यू गिनी, दोनों से कौन सा? न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर। उसका आज आपका बैफिन आता है। बैफिन किसके अंतर्गत आता है? कनाडा के क्षेत्र में आता है। बैफिन कहाँ आता है? कनाडा के क्षेत्र में आता है। ठीक, तो आज इतना ही बस, इसको बंद कर दीजिए।